So, good afternoon everyone and welcome you all. So, this is your second class. Okay. So, last class हम लोग क्या क्या डिस्कस किए थे about introduction of remote sensing and how it works and segments or components of remote sensing. Okay. तो किसी को याद है सेगमेंट ऑफ रिमोट सेंसिंग के बारे में? हेलो, क्या क्या डिस्कस किए थे हम लोग? हेलो, हाँ बताओ. क्या 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 डिस्कस किए थे? प्लेटफॉर्म सेगमेंट क्या क्या था? platform and sensor and orbits. So last class we discussed about platform and sensor and orbits still not discussed. Okay, so today we will start from orbits. ठीक है, तो हम स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. ठीक है, it is real screen. Hello. Yes, sir. Okay. So today we'll start from orbits. So orbits क्या है? It is the path followed by a satellite is referred to as its orbit. ठीक है, एक पाथ है, मतलब सपोज दिस इज अर्थ. ओके, और ये एक पाथ है. ठीक है, यहाँ पे एक सैटेलाइट है. तो सैटेलाइट क्या है? इस पाथ को फॉलो करेगा, घूमेगा. ये जो पाथ है इसको बोलते हैं ऑर्बिट्स. ठीक है ना. तो ऑर्बिट्स कितना टाइप का है? 3 टाइप का ऑर्बिट्स. टाइप्स 3 टाइप का है. एक है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट. जियो स्टेशनरी ऑर्बिट. सेकेंड है पोलर ऑर्बिट. एंड थर्ड है सन सिंक्रोनस. सन सिंक्रोनस, SYNCHRONOUS, सन सिंक्रोनस. तो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट. ठीक है, तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या है? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट ऐसा ऑर्बिट है जहां पे सैटेलाइट एट वेरी हाई एल्टीट्यूड अप्रॉक्स 36,000 किलोमीटर, उसका एल्टीट्यूड मतलब समझते हो? हेलो, हाँ हेलो, क्या हाइट्स? हाँ ओके. सैटेलाइट एट वेरी हाई एल्टीट्यूड अप्रॉक्स 36,000 किलोमीटर. ठीक है, which view the same portion of the earth surface at all times having geostationary orbit. इसका मतलब क्या है? मान लो एक अर्थ. ठीक है, अर्थ का 2 पोल होता है, हमें पता है. एक है नॉर्थ पोल, एक है साउथ पोल. ठीक है, ये जो अर्थ है, अर्थ का इस पोर्शन का हमें डाटा प्राप्त करना है. ठीक है ना. तो क्या होगा? अर्थ जो रोटेट होता है उसका इस एक्सिस का अपना जो एक्सिस है इसका रेस्पेक्ट में किस डायरेक्शन में ये रोटेट करता है? किसी को पता है? एनीवन? हेलो, हाँ. सपोज दिस इज अर्थ, ये समझ में आ रहा है? ये अर्थ, उसका 2 पोल है, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है. दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ. तो अर्थ जो अपना एक्सिस का रेस्पेक्ट में जो रोटेट करता है, इस किस डायरेक्शन में रोटेट करता है?
किसी को पता है? हाँ हाँ, मतलब किस से किस डायरेक्शन में? यस, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में ए रोटेट करता है। ठीक है, अब मान लो इस जगह का हमें डाटा प्राप्त करना है। सपोज ये मेरा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है। ठीक है, ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है। ठीक है, यहाँ पे मेरा एक सैटेलाइट लगा हुआ है, यहाँ पे एक सैटेलाइट लगा हुआ है। ठीक है ना, तो हम क्या बोला था, ये वेरी हाई एल्टीट्यूड में काम करता है। मतलब यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है ये अप्रोक्स कितना होगा, अप्रोक्स 36,000 किलोमीटर। ठीक है ना, मान लो अर्थ रोटेट कर रहा है, तो मतलब इस पोजीशन का हमें डाटा कलेक्ट करना है। ये रोटेट करेगा तो ये तो थोड़ा बैक साइड में भी आ सकता है, मतलब 3D फिगर कंसीडर करोगे तो सोचो। ठीक है ना, तो अब क्या होगा, ये जो हमारा सैटेलाइट है ये भी रोटेट करेगा। ठीक है ना, लेकिन रोटेट ऐसे करेगा सिर्फ पर्टिकुलर जिस जगह का तुम्हें डाटा कलेक्ट प्राप्त करना है सिर्फ उसको वो फोकस करेगा। ये है जियोस्टेशनरी ऑर्बिट का मेन मुद्दा। ठीक है ना, ये जो ऑर्बिट है ये बेसिकली यूज होता है वेदर फोरकास्टिंग के लिए। ठीक है, हेलो, हाँ, रेस्पॉन्स तो करो तब ना। नेक्स्ट है पोलर ऑर्बिट्स। पोलर, हाँ लास्ट फिर से बताएंगे। ठीक, हम क्या बोले थे, सपोज दिस इज अर्थ। ठीक है, तो अर्थ का दो एक्सिस है, ये दो पोल है, एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है। ठीक है, एंड अर्थ रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये हम लोगों को पता है। हमें क्या करना है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का माध्यम से हमें अर्थ का कोई एक पोजीशन का डाटा, कोई एक मतलब एरिया का डाटा प्राप्त करना है थ्रू जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। तो कैसे करेंगे? ठीक है ना, ये हमारा मतलब लोकेटेड एरिया है। ठीक है, तो जियो सपोज इस जगह हमारा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है। ठीक है ना, यहाँ पे हम एक सैटेलाइट इंस्टॉल किया। ठीक है, तो इसका जो अप्रोक्स डिस्टेंस वो होगा 36,000 किलोमीटर। ठीक है ना, तो अर्थ क्या है, अर्थ अपना एक्सिस का रेस्पेक्ट में वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में मूव करता है। तो मतलब ये जो पोजीशन है तो क्या होगा, ये भी मूव करेगा, है कि नहीं? तो ये जो मूव करेगा तब क्या, इसका तो तब दिक्कत तो हो सकता है, कैसे उस डाटा को प्राप्त करेगा सैटेलाइट के माध्यम से। तो क्या है, हमारा जो सैटेलाइट है ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट को फॉलो करेगा। तो ये जैसे मूव करेगा सैटेलाइट भी उस तरीका से भी मूव करते रहेगा, लेकिन उसका फोकस जो है उस पर्टिकुलर उस जगह पे रहेगा। ठीक है ना, ये है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का मेन फंक्शन। बात समझ रहे हो क्या बोला? हाँ, ये जो ऑर्बिट है ये बेसिकली यूज होता है वेदर फोरकास्टिंग के लिए। पर्पस, पर्पस जो है ये बेसिकली यूज होता है वेदरिंग फोरकास्टिंग। हाँ हाँ हाँ, वेदरिंग फोरकास्टिंग के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट है पोलर ऑर्बिट। पोलर ऑर्बिट क्या है? ये पोलर ऑर्बिट ट्रेवल्स नॉर्थ टू साउथ, साउथ डायरेक्शन over the pole and it takes approximately half an hour for full rotation। इसका मतलब क्या है, सपोज एक अर्थ हम ड्रॉ किया, इसका क्या है, नॉर्थ साउथ पोल है। तो ये जो नॉर्थ एंड साउथ पोल है इस एक्सिस, ये जो एक्सिस है इसका अगेंस्ट में वो रोटेट हो रहेगा। मतलब सभी को स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हाँ, मान लो ये अर्थ है, इसका नॉर्थ एंड साउथ पोल है। तो सपोज ऐसे और ऐसे करके मान लो
वो रोटेट होगा नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। ये सपोज डॉट 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 हम दिखा रहे हो, इसको एक्चुअली तो 3D में तुम देखोगे तो इसको तो दिखाई नहीं देगा ना, सिर्फ इस पोर्शन मान लो फ्रंट साइड में हम देख रहे हैं। तो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में ये क्या होगा, पोलर ऑर्बिट इज ट्रैवल नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, मतलब नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में ऐसे रोटेट होगा। और ऐसे एक फुल उसको मतलब कंप्लीट करने रोटेट करने के लिए उसका टाइम लगता है 1.5 आवर, इतना टाइम लगता है, ठीक है ना। और मैक्सिमम जो पोलर ऑर्बिट है वो सारे लो एल्टीट्यूड, लो एल्टीट्यूड, लो एल्टीट्यूड। इसका रेंज है 700 से 1500 किलोमीटर, ठीक है ना। ये बेसिकली यूज होता है, पर्पस इसका ये है, पर्पस है फॉर मॉनिटरिंग क्रॉप्स। मॉनिटरिंग क्रॉप्स मतलब क्या हो सकता है, किसी को कोई आइडिया है? हाँ 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 वही, ठीक। उसका क्रॉप्स का ग्रोथ रेट जैसा कैसा है नहीं है, हर चीज हम लोग पता करेंगे, ठीक है ना। इसको बोलते हैं मॉनिटरिंग। इसको अब पानी का जरूरत है कि नहीं, जो बोला सही बोला, ठीक है ना। उसके बाद फॉरेस्ट, फॉरेस्ट फॉरेस्ट का क्या फंक्शन है? हाँ, मतलब कोई भी लैंड में किस जगह में फॉरेस्ट है, किस टाइप का फॉरेस्ट है, ये सब चीज हम लोग पता कर सकते हैं। एंड ग्लोबल सिक्योरिटी, ग्लोबल सिक्योरिटी क्या फंडा हो सकता है? हेलो, हम्म, हाँ हाँ हाँ, हमारा कंट्री, कंट्री का सेफ्टी के लिए तो बस हर कंट्री का अलग अलग मतलब सेफ्टी तो देखना पड़ेगा ना। तो उसके लिए भी वो लोग अपना अपना कंट्री क्या पोलर ऑर्बिट्स भी यूज कर सकता है अपना सिक्योरिटी पर्पस के लिए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है सन सिंक्रोनस। SYNCH, सन सिंक्रोनस, दिस इज ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ पोलर ऑर्बिट्स। ये जो सन सिंक्रोनस है ये वन टाइप ऑफ पोलर ऑर्बिट्स मान सकते हो। इसका भी एल्टीट्यूड लो ही है, 700 से 15 किलोमीटर, 1500 तक, ठीक है ना। तो इसका फंक्शन क्या है, ये जो सैटेलाइट है ऑलवेज विजिट द सेम स्पॉट एट द सेम लोकल टाइम। इसका मतलब क्या है, कोई बोल पाओगे? सैटेलाइट ऑलवेज विजिट द सेम स्पॉट एट सेम लोकल टाइम। हेलो, हेलो, हाँ, मान लो हमें रांची और कोलकाता कोई भी एक जगह का मुझे मान लो बचर मतलब एक साल में उसका हम स्टडी कर रहे हूँ, उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं हम देखना चाहते हैं। तो मान लो हर दिन मतलब 12 बजे हम उसका डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो उसी टाइम में उसी जिस पर्टिकुलर लोकेट मतलब एरिया को हम लोकेट ये करना चाहते हैं, उसका डाटा प्राप्त करना चाहते हैं, सिर्फ उसी जगह के वो डाटा कलेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो मान लो आज एक एक नहीं तो मान लो ऐसा हो सकता है कि मान लो मई महीना का फर्स्ट में, उसके बाद नेक्स्ट जून, फर्स्ट जून सेम जगह का लेगा, उसके बाद जून जुलाई का लेगा, ऐसे ऐसे करते करते ईयर भर लेगा। उसके बाद पर्टिकुलर उस जगह का देखेगा कि एक साल में क्या चेंजेस आ रहे हैं,
ये चीज पता करने के लिए हम लोग सन सिंक्रोनस ऑर्बिट यूज कर सकते हैं। बात समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? सन सिंक्रोनस का क्या फंडा है एक्चुअली? हेलो, हाँ रिपीट कर रहा हूँ। सन सिंक्रोनस ये एक पोलर ऑर्बिट का पार्ट बोल सकते हो, मतलब पर्टिकुलर काइंड ऑफ पोलर ऑर्बिट, ठीक है ना। ये लो अल्टीट्यूड में काम करता है, तो इसका काम है ये, इट ऑलवेज विजिट द सेम स्पॉट एट सेम लोकल टाइम। इसका मतलब है, मान लो पर्टिकुलर कोई एक प्लेस है, ठीक है ना, एक प्लेस है, इस जगह का इमेज हमें कलेक्ट करना है, ठीक है ना। तो मान लो हर दिन, मान लो 12 बजे के आसपास हमें डाटा कलेक्ट करना है, तो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट का फंडा क्या है, सिर्फ 12 बजे इस टाइम का ये डाटा कलेक्ट करेगा, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट डे को फिर इसी टाइम में कलेक्ट करेगा, इसी जाएगा का सेम। तुम मतलब जो इंटरवल है वो डे वाइज कर सकते हो, मंथ वाइज कर सकते हो, ईयर वाइज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो उसके बाद सेम डे में सेम टाइम में उसके बाद फिर उस जगह का ही फिर वो डाटा कलेक्ट करेगा। उसके बाद मान लो हमें बहुत सारे डाटा प्राप्त हो गया, ठीक है ना। उसके बाद उसको हम कंपेयर करके देख सकते हैं कोई उस पर्टिकुलर जगह में क्या चेंजेस आया थ्रू आउट द मतलब ईयर, और जो भी बोल सकते, मतलब 1 साल का लोगे तो ईयर में कितना आया, एक महीना में देखना चाहते हो तो एक महीना में कितना चेंजेस आया, ये चीज तुम पता कर सकते हो। ये है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट का फंक्शन। बात समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? हेलो, हाँ हाँ। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो? हाँ 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 हाँ। आपस में कैसे करेगा, मान लो आपस में कैसे मिसमैच करेगा ये? पोलर ऑर्बिट में मिसमैच तो नहीं करना चाहिए। इस हर हर कंट्री का मान लो अलग अलग, मतलब ऐसे क्या बोलते हैं, ग्लोबल मीन टाइम का एक डिफरेंस है ना, ऐसा कुछ, मतलब क्या बोलते हैं, मिसमैच तो नहीं करना चाहिए हिसाब से मेरे को लगता है। हेलो, हाँ। तुमको क्या लगता है कि जो हर मतलब जो अलग अलग कंट्री है सभी का जो पोलर ऑर्बिट है वो मतलब मैच कर जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा कि किसका किस कंट्री का क्या है नहीं है ये सब? हाँ, ना ना हाँ, पहले हमें देखना पड़ेगा हमारा पर्पस क्या है, ठीक है ना। उसके बाद कौन सा ऑर्बिट हमें यूज कर सकता है, वो उस पर्टिकुलर उसी ऑर्बिट को वो मतलब रोटेट करते रहेगा। ऑर्बिट्स मीन द पाथ, और कुछ नहीं है। सैटेलाइट हमारा अलग, सैटेलाइट तो ऑर्बिट में सैटेलाइट रहेगा, सैटेलाइट जिस बात को फॉलो करेगा उसको हम ऑर्बिट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका बारे में जो डिटेल्स है तो एक बार हम देखेंगे, ठीक है ना। तुम्हारा जो क्वेश्चन है तो इसका बारे में डिटेल्स तो नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो जब भी हम एक बार देखेंगे इसका बारे में, ठीक है ना। हाँ, तो सेकंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसको बोल शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं EMR। रेडिएशन मीन व्हाट? रेडिएशन मीन एनर्जी, ठीक है। और मैग्नेटिक मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, और इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड।
So as per definition, electromagnetic radiation मतलब क्या है? It is a form of energy which propagate with oscillating इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ऐसा एक एनर्जी है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद हो एंड मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद हो, ठीक है ना। और ये जो फील्ड जब वाइब्रेट होता है ये परपेंडिकुलर ईच अदर मतलब वाइब्रेट होता है, ठीक है ना। सपोज दिस इज सन, ठीक है ना, और यहाँ पे हमारा अर्थ है। सपोज दिस इज सन, दिस इज अर्थ। तो सन से क्या होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। तो ये जो एनर्जी है ये वेव फॉर्म में ट्रैवल होके अर्थ सरफेस में आता है, ठीक है ना। ये जो रेडिएशन है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है एंड प्लस मैग्नेटिक फील्ड भी है। लेकिन जब एनर्जी जब अर्थ सरफेस में आता है तब एटमॉस्फेयर का साथ इसका इंटरेक्ट होता है, एटमॉस्फेयर का साथ। और हम लोगों को पता है एटमॉस्फेयर में क्या क्या ऑब्स्टेकल रहता है, पता है एटमॉस्फेयर में क्या क्या रहता है, एटमॉस्फेयर क्या क्या रहता है, एयर मोलिक्यूल रहता है, हाँ मतलब गैसेस एयर मोलिक्यूल्स, और क्या रहता है, वाटर वेपर रहता है, ओजोन रहता है, और कुछ किसी को पता है? हाँ, डेस्ट्रॉयड। एटमोस्फियर का बात कर रहे हो, एटमोस्फियर तो स्पेस मतलब एटमोस्फियर छोड़ के तुम जा रहे हो। हम क्या बोल रहे हैं, सन से एनर्जी रिलीज होकर अर्थ में आ रहा है इन वेव फॉर्म में, ठीक है ना। तो वो जब आता है एटमोस्फियर का साथ इंटरेक्ट होता है। तो एटमोस्फियर में हमें क्या क्या रहता है, एयर मोलिक्यूल, वाटर वेपर, ओजोन, ठीक है ना। जब आता है तब ये जो पार्टिकल है इस पार्टिकल्स का साथ वो जो एनर्जी रिलीज होकर आता है उसका इंटरेक्ट होता है। तो इसके वजह से क्या होता है, स्कैटरिंग हो सकता है, स्कैटरिंग हो सकता है, एब्जॉर्प्शन हो सकता है, और क्या रिफ्लेक्शन भी हो सकता है। उसका उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट है वो अर्थ सरफेस में आता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट हम लोग स्कैटरिंग के बारे में बात करेंगे। तो स्कैटरिंग क्या है, मतलब फिजिक्स में शायद ये चीज पढ़े, किसी को कुछ आइडिया है? व्हाट डू यू मीन बाय स्कैटरिंग? हेलो, हेलो, क्या? हाँ, डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट कर जाता है फिजिक्स का हिसाब से, है ना। तो इस केस में क्या होगा, हेलो, हाँ 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 हाँ, लगभग देखो, मान लो एनर्जी आ रहा है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है सपोज, यहाँ पे हीट करने के बाद एनर्जी इधर से आ रहा है सपोज, इसके बाद हीट करने के बाद क्या होगा, ये चारों तरफ डायरेक्शन में बाउंस ऑफ मतलब ये मूव होगा चारों तरफ डायरेक्शन में, स्कैटर हो रहा है। मतलब दिस इज ए फेनोमेना व्हेन एनर्जी हिट्स एन ऑब्जेक्ट एंड बाउंस ऑफ इन ऑल डायरेक्शन, ये है स्कैटर। लेकिन स्कैटरिंग में क्या एनर्जी एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब एनर्जी लॉस्ट होता है? एनर्जी लॉस्ट नहीं होता है।
हेलो, रेस्पॉन्स करो। होता है, कैसे होता है? हाँ, वो लिटिल बिट होगा, लेकिन हम कंपैरिजन कर रहे हो मतलब स्कैटरिंग एंड एब्जॉर्प्शन। सपोज एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना, मैं बाद में आता रहा तुम्हारी बात, तुम बोल रहे होता है, हाँ लिटिल बिट होगा। हाँ, लेकिन हम कंपेयर कर रहे हो स्कैटरिंग एंड एब्जॉर्प्शन फेनोमेना दोनों में। तो एब्जॉर्प्शन क्या है? Absorption is a process by which incident radiant energy is retained by a substance। कोई भी एक सब्सटेंस द्वारा जो रेडिएंट आता है उसको क्या कर लेता है, रिटेन करता है, ऑब्जर्व करता है। तो यहाँ पे एक्चुअली इसका डेफिनेशन में पता चल रहा है कि यहाँ पे एनर्जी लॉस होगा, ठीक है ना। दैट्स मीन मीडियम विल ओनली एब्जॉर्ब ए पोर्शन ऑफ द टोटल एनर्जी एंड अदर एनर्जी विल आइदर बी रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्ट और स्कैटर्ड। और मतलब एब्जॉर्ब करने के बाद जो रिमेनिंग होगा वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड हो सकता है, रिफ्लेक्टेड हो सकता है और स्कैटर्ड हो सकता है। तो एब्जॉर्प्शन में ज्यादा एनर्जी मतलब लॉस होगा इन इन कंपैरिजन टू स्कैटरिंग। स्कैटरिंग में क्या होगा, टकराने के बाद थोड़ा बहुत हो सकता है, बट इन इफ यू कंपेयर विथ एब्जॉर्प्शन देन इन व्हिच केस, मतलब किस में ज्यादा एनर्जी लॉस होगा तब। हेलो, हाँ, तो स्कैटरिंग किसका ऊपर डिपेंड करता है, हम बता। स्कैटरिंग स्कैटरिंग डिपेंड्स ऑन, किसका ऊपर डिपेंड करता है स्कैटरिंग? सपोज मैं पार्टिकल का साइज के रेस्पेक्ट में हम बात करना चाहते हैं। साइज साइज ऑफ एटमॉस्फेरिक पार्टिकल, ठीक है। तो पार्टिकल का साइज बड़ा होगा तो क्या होगा, स्कैटरिंग ज्यादा होगा या कम होगा? हेलो, हेलो, सुना दे रहा है? हाँ, साइज ऑफ एटमॉस्फेयर पार्टिकल मतलब ज्यादा है तो क्या होगा, लार्ज पार्टिकल का केस में स्कैटरिंग ज्यादा होगा या कम होगा? हाँ, हाँ, लार्ज पार्टिकल का मोर स्कैटरिंग होगा। मान लो वेवलेंथ का रेस्पेक्ट में हम बात करना चाहते हैं, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वेवलेंथ वेवलेंथ ऑफ EMR, तब क्या होगा? मान लो एक दो वेव है, इस एक का वेवलेंथ ज्यादा है और एक का, ये सपोज ये λ1 है, ये λ2 है, ठीक है ना। तो किसका स्कैटरिंग ज्यादा होगा, λ1 या λ2? λ1 छोटा देन λ2, किसका होगा? λ2 का ज्यादा स्कैटरिंग होगा, λ1 में होगा। जो लोग बोल रहे हैं कि λ2 में होगा, मान लो हमारा जो विजिबल रे है, मान लो जो है जो है वायोलेट एंड रेड, हम कंसीडर कर रहे हैं सब लाइट के लिए। तो इसमें किसका वेवलेंथ ज्यादा है? रेड का वेवलेंथ ज्यादा है। तो तुम्हारा हिसाब से कि रेड कलर की ज्यादा स्कैटर करता है? रेड कलर ज्यादा नहीं करता है, वायलेट करता है। रेड कलर ज्यादा मत ज्यादा स्कैटर करेगा, तो क्योंकि हम लोग कोई भी मतलब डेंजर साइन के लिए हम लोग रेड साइन यूज करते हैं, वो स्कैटर होगा तो ज्यादा दूर तक नहीं दिखाई देगा। ये फिजिक्स में हम लोग शायद, तुम लोग भी शायद पढ़े हो, पता है ना। हेलो, हाँ, तो मतलब वेवलेंथ कम होगा तो उसका स्कैटरिंग ज्यादा होगा। नेक्स्ट है एबंडेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक पार्टिकल।
एबंडेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक पार्टिकल, मान लो एटमॉस्फेयर में पार्टिकल का परसेंटेज ज्यादा है तब क्या होगा, स्कैटरिंग कम होगा या ज्यादा होगा? हाँ, एटमॉस्फेयर में पार्टिकल का परसेंटेज ज्यादा, मोर परसेंटेज पार्टिकल मीन्स मोर स्कैटरिंग। ठीक है, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम मीन्स क्या, रेंज। ये जो स्पेक्ट्रम है इसका मतलब है रेंज। किसका रेंज, किसी को पता है? हेलो, हम लास्ट लास्ट क्लास में डिस्कस किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में, तो मतलब थोड़ा बहुत आइडिया दिए थे। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो हम बात कर रहे हैं, ये रेंज का बात आ रहा है। रेंज मतलब किसका रेंज? हाँ हाँ, वेवलेंथ एनर्जी का मतलब क्या, कौन सा वेवलेंथ का? पता है ये? हेलो, किसका आवाज आ रहा है? म्यूट करके रखो। हेलो, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मींस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में हमें क्या पता है कि बहुत सारे वेव है, जैसा गामा रे, एक्स रे, यूवी रे, विजिबल रीजियन एंड इंफ्रारेड, उसके बाद रेडियो रेडियो वेव एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है ना? तो ये जो रेंज है, ये जो वेव लेंथ है, इसका अलग अलग वेव लेंथ है। ठीक है ना? इसको हम जब एक सीक्वेंस में हम अरेंज करेंगे, ठीक है ना, इस फिनोमेना के हम लोग एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। इन डेफिनेशन हम लोग ये बोल सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैन बी प्रोड्यूस एट ए रेंज ऑफ वेवलेंथ and can be categorized according to its position into discrete regions, which is generally referred as electromagnetic spectrum। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर में क्या क्या आएगा? गामा रे, जी लिख रहा हूं, ठीक है। ये जो गामा रे है इसका वेवलेंथ कितना है? लेस देन 0.03 नैनोमीटर। ठीक है ना? नेक्स्ट आता है एक्स रे, इसका वेवलेंथ है 0.0323 नैनोमीटर। ठीक है ना? नेक्स्ट आता है यूवी रे, इसका आता है 0.32 माइक्रोमीटर। ये जो गामा रे, एक्स रे एंड यूवी रे, ये क्या हमारा मतलब अर्थ सरफेस में मिलता आता है क्या, रेडिएट होके? हाँ, आता है। हाँ हाँ, एटमोस्फियर में ये जो तीन ठो रे है, गामा, एक्स रे एंड यूवी रे, ये चीज अपर एटमोस्फियर का थ्रू वो एब्जॉर्ब हो जाता है, इस तीनों। ठीक है ना? लेकिन यूवी रे टोटली एब्जॉर्ब नहीं होता है। हेलो, हाँ मैं तो बोल रहा हूँ, मैं क्लियर नहीं किया हूं तो। गामा रे एंड एक्स रे टोटली एब्जॉर्ब हो जाता है अपर एटमोस्फियर का थ्रू। ठीक है ना? बट जो यूवी रे है इसका सर्टेन पोर्शन एब्जॉर्ब होता है और सर्टेन पोर्शन क्या है, हमारा सरफेस में आता है। ठीक है ना? एंड जो हाँ हाँ, हेलो, हाँ यूवी रे ऑब्वियसली हम यूवी रे का
यूवी रे को प्रोटेक्ट कौन करता है? यस, यस, यूवी रे को ऑब्जर्व करता है ओजोन। ठीक है ना? तो बाकी जो रे है, बाकी जो है विजिबल, विजिबल रीजन में जो रे, विजिबल रीजन में जो हमारा देखा देता है दिलभर वाला, उसका वेवलेंथ है 0.4 टू 0.7 माइक्रोमीटर। ये तो हमारे इमेज फॉर्म के लिए आता है, ये हमारा मतलब सरफेस में आता है। एंड इंफ्रारेड, हाँ हेलो, विजिबल रीजन के अंडर में क्या है, विवगट जो हमारा 7 कलर है उसका बात कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ। उसके बाद इंफ्रारेड, इसका जो वेवलेंथ है 0.7 टू 1 माइक्रोमीटर। ठीक है ना? ये क्या है, इंटरेक्ट विद वेरियस मैटर विद वेरियस वेवलेंथ हो सकता है, मतलब इस रेंज में है, इस रेंज में है, मतलब इसका इसका तो वेवलेंथ वेरी कर सकता है, इस रेंज में ही होगा, तो वेरियस मैटर का साथ तो इंटरेक्ट कर सकता है, वो हमारा सरफेस में आता है। ठीक है ना? उसके बाद रेडियो वेव, सब रेडियो वेव जो है उसका वेवलेंथ ग्रेटर देन 30 सेंटीमीटर। ये है सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। रेडियो वेव जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ये चीज याद रखना, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो अभी एक एक क्वेश्चन आ सकता है, तो